हेलो स्टूडेंट्स, एसबीडीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। थर्मोडायनेमिक्स में अपना टॉपिक चल रहा था कार्नोट इंजन, जिसमें अभी तक अपन ने टोटल वर्क डन निकाला है। वो वर्क डन क्या था? जो टोटल हीट कन्वर्ट हुई थी यूजफुल वर्क में। आज अपन पढ़ेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नो इंजन की दक्षता। आपको बताया था जब हीट इंजन पढ़ा था अपन ने, किस लिए पढ़ा था? इसी के लिए कि आगे जो इंजन का है वो प्रिंसिपल अपने को पता रहे। तो इसीलिए स्कीमेटिक डायग्राम में क्या था, जो जो चीज़ें वहाँ पर थी वही अपने को स्कीमेटिक डायग्राम इसका मिला कार्नोट इंजन का। बस एक जो कार्नोट साइकिल है स्पेशली जो आपके सिलेबस में दे रखा है, उसको अपन ने अलग से करके टोटल वर्क डन यहाँ पर फाइंड आउट किया है। तो एफिशिएंसी क्या होती है? जो उपयोगी कार्य है, मतलब जो ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण है, ठीक है, तो वो उपयोगी कार्य और जो ग्रहण की गई ऊष्मा है उसका अनुपात होती है। तो आप सबसे पहले इसकी दक्षता की परिभाषा लिखोगे, इसको अपन ईटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो कार्नो इंजन की दक्षता क्या होती है? कार्नो इंजन की दक्षता किए गए उपयोगी कार्य W व अवशोषित या ग्रहण की गई ऊष्मा का अनुपात होती है। तो देखो, ईटा को क्या लिखेंगे? उपयोगी कार्य अपॉन अवशोषित ऊष्मा, ये अपने को पता है W और ये Q1। अब देखो, उपयोगी कार्य W किसके बराबर होता है? Q1 माइनस Q2 के, और ये होता है Q1 के। ये लिखोगे समीकरण 10। देख लेना इक्वेशन नंबर आगे पीछे हो सकता है। जो टोटल वर्क डन अपन ने किया था पहले W, उसको अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ पर वो समीकरण 9 था, तो यहाँ लिखा है मैंने समीकरण 10। इक्वेशन नंबर आप अपने हिसाब से देख लेना। हो सकता है मैंने आगे पीछे कर दिया हो, तो वो मैटर नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आया उपयोगी कार्य कि ये होता है। अब देखो, यहाँ से अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या लिख सकते हो आप 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 भी लिख सकते हो। तो देखो, किया गया उपयोगी कार्य कहाँ से? जो प्रीवियस की इक्वेशंस थी, जो समीकरण 8 तक लिखी या 7 तक थी अपनी, जो टोटल वर्क डन था वो लिखना है आपको। तो टोटल वर्क डन अपना क्या आया था? W इक्वल्स टू R T1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1, समीकरण 11। वह Q1, जो Q1 बराबर ये W1, जो फर्स्ट अपन ने उसका पढ़ा था, फर्स्ट इक्वेशन थी, वो क्या थी आपकी? R T1 ln V2 अपॉन V1। तो इक्वेशन 11 और 12 के मान वैल्यूज कहाँ लिखेंगे? W अपॉन Q1 में। तो आप लिखोगे समीकरण 11 व समीकरण 12 का मान समीकरण 10 में रखने पर, 10 में रखोगे तो ईटा इक्वल्स टू W की वैल्यू R T1 माइनस T2 ln V2 अपॉन V1 अपॉन R T1 ln V2 अपॉन V1।
यहाँ से देखो ln v2 अपॉन v1 कैंसिल, r कैंसिल, तो ईटा इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास t1 माइनस t2 अपॉन t1, ये बचा ईटा इक्वल्स टू, इसको लिखा इक्वेशन 13। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, और ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस t2 अपॉन t1 भी लिख सकते हैं। तो अब देखो समीकरण 10 हुआ है, 13 से क्या हो सकता है, ये भी इसके बराबर है, तो आप लिखोगे इक्वेशन 10 व इक्वेशन 13 से ये आप लिखोगे तो ईटा इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये आया आपके इक्वेशन 14। ये तो किस में आई है, ऊष्मा व ताप के पदों में। सिंक को दी गई ऊष्मा, सोर्स की ऊष्मा, सिंक का ताप, ठीक है। अब अपन दक्षता का एक फॉर्मूला करेंगे रुद्धोष्म प्रसार अनुपात के रूप में। आप लिखोगे कार्नो इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो के पदों में। तो देखो यहाँ से अब अपन पढ़ेंगे कार्नो इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो के रूप में। तो देखो आपका जो V3/V2 है वो भी रो के बराबर, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व से, ठीक है। और V4/V1 भी क्या है, रो की फॉर्म में, T1/T2 1 अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, रो लिख सकते हैं। यहाँ से आपको पता है T1 अपॉन, ये वैल्यू किसके बराबर ली थी अपन ने, T1 अपॉन T2 की होल पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 के। तो यहाँ से जब अपन T2 अपॉन T1 करते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, रो के फॉर्म में T2 अपॉन T1 लिखेंगे तो ये किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/रो गामा माइनस 1। यहाँ से अब अपने को पता है दोनों तरफ अपन ने 1 माइनस कर देंगे, अगर इधर भी ये कर दें अपन 1 को ऐड करें कि ये माइनस करें और इधर से करें तो ये फॉर्मूला क्या बनता है, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो यहाँ से क्या आएगा अपना, ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन रो गामा माइनस 1, इक्वेशन 15, समीकरण 15। तो अब देखो एफिशिएंसी आपने 3 फॉर्म में निकाल रखी है, ऊष्मा के पदों में, ताप के पदों में व रुद्धोष्म प्रसार के पदों में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है और हर साल आपके पेपर में यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अपन देखेंगे। फॉर्मूले आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं। तो देखो एक तरफ आप एक बार
ये जो एफिशिएंसी के फॉर्मूले हैं उसको लिखोगे, या इसको बराबर क्या कर सकते हैं, बराबर 1 - 1/ρ गामा -1। तो देखो सबसे पहले तो हेडिंग लिखते हैं अपन, सम फैक्ट्स related to efficiency of Carnot engine। तो देखो सबसे पहले तो जो दक्षता है, किन तापों के मध्य दक्षता किस पर निर्भर करती है, उन दो तापों के मध्य निर्भर करती है जिनके मध्य इंजन कार्य करता है, या सोर्स व सिंक के तापों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला कार्नो इंजन की दक्षता उन तापों पर निर्भर करती है जिनके मध्य इंजन कार्य करता है। दक्षता हमेशा T2 व T1 पर ही निर्भर करेगी, अथवा ईटा सोर्स व सिंक के तापों पर निर्भर करती है। देखो कहीं भी अपन ने ये नहीं पढ़ा कि कार्यकारी वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो आप लिखोगे ईटा कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी वस्तु की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। थर्ड अपन पढ़ेंगे, अगर ईटा इक्वल्स टू रफली है ये 1 - T2/T1 अगर अपन ने लिया है, तो देखो अगर T2 को अपन 0 कर दें तो ईटा इक्वल्स टू क्या होगा 1%। में जब एफिशिएंसी लेंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा 100%। लेकिन अपने को पता है कि कभी भी परम शून्य ताप है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः T2 की वैल्यू कभी भी शून्य नहीं होगी। आप लिखोगे कार्नो इंजन में T2 = 0 केल्विन लेने पर दक्षता ईटा इक्वल्स टू 1 प्राप्त होता है, चूँकि कभी भी परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता। परम शून्य ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो क्या होगी, अतः T2 = 0 केल्विन संभव नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 1 - Q2/Q1 भी ऊष्मा के पदों में होता है। अगर Q2 को 0 लिख देंगे तो ईटा बराबर क्या होगा 1। तो यहाँ भी जो एफिशिएंसी परसेंटेज में आएगी वो क्या होगी 100%। तो अपने को पता है कि कभी भी ऊष्मा का पूर्ण ऊष्मा का कार्य में रूपांतरण संभव नहीं है, अतः क्या होगा Q2 = 0 संभव नहीं है। कारण अब देखो इसी को चेंज करके क्या लिखोगे
जहाँ T2 लिखा है उसको क्या लिखोगे, Q2 बराबर 0 लेने पर क्या होगी, ईटा इक्वल्स टू 1। और अपने को पता है ऊष्मा का, अवशोषित ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में रूपांतरण संभव नहीं है, अतः Q2 बराबर 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट फैक्ट, इस वाले को देखो, अपने को क्या एफिशिएंसी का वहाँ साइड में लिखो ना लिखो, लिख सकते हो आप, जो फैक्ट्स अपने को पूछे गए हो तो अपने को जो एग्जैक्ट क्या है फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिफ्थ भी आप लिख सकते हो कि जो कार्नो इंजन की दक्षता है वो किस पर, 1 - 1 अपॉन रो, गामा -1 तो रो पर निर्भर करती है, रो क्या है, रुद्धोष्म प्रसार अनुपात। तो कार्नो इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात रो पर निर्भर करती हैं। यह हुए इसके 5 फैक्ट। अब देखेंगे कि इसकी एफिशिएंसी में वृद्धि कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, सब दक्षता में वृद्धि कैसे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ईटा इक्वल्स टू क्या है, 1 - 1 अपॉन रो, गामा -1। तो रो में 1 अपॉन रो है, गामा -1 है, तो इसमें वृद्धि होगी तो क्या होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। तो रो में वृद्धि करके, दूसरा, अब देखो ये तो रो वाली बात, टेम्परेचर में करते हैं तो इसमें वृद्धि कब होगी, अगर ये जितना ज़्यादा कम होगा उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो T2 व T1 में कमी करके, फिर देखो ये क्या होता है, T1 - T2 अपॉन T1 ही होती है। तो अगर पहली बात तो T2 में कमी होगी तब भी, और तापांतर में वृद्धि, तापांतर T1 - T2 में वृद्धि करके। तो ये 4 मेथड है जिनसे अपन क्या कर सकते हैं, उसकी दक्षता में, एफिशिएंसी में वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि देखो जब रफली अपन देखते हैं, रो वाला तो सीधा देख लिया, 1 - T2 अपॉन T1, या इसको क्या लिख सकते हैं, T1 - T2 अपॉन T1। इसमें वृद्धि करेंगे तो ठीक है, ये वैल्यू कम मिलेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, अपने को दक्षता बढ़ेगी। दूसरा, इसमें कमी करके, और लेकिन इसको 0 के बराबर नहीं कर सकते, 0 होगा तो कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि परम शून्य ताप एक्चुअल में कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए कभी भी T2 को 0 करके या Q2 को 0 करके ऊष्मा, क्योंकि अपने को पता है 100% जो ऊष्मा अपन ने एब्जॉर्ब की है, जो ऊष्मा अपन ने ग्रहण की है, उसको पूरा की पूरी वो क्या पूर्णतः कभी भी कार्य में चेंज नहीं होती है, वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। इसलिए कभी अपन ना तो T2 को 0 ले सकते हैं, ना ही Q2 को 0 ले सकते हैं। अब देखो, अगर अपन रिवर्सिबिलिटी देखें तो क्या होता है, उत्क्रमणीयता देखें अपन कार्नो इंजन की, देखो इसके अंदर आप थोड़ी सी 2 लाइनें लिखोगे जिससे आपकी ये क्लियर रहेगा। आप लिखिएगा इसमें, कार्नो के इंजन में समस्त प्रक्रमों में आदर्श गैस, या समस्त प्रक्रमों में ब्रैकेट में लिखोगे रुद्धोष्म व समतापी प्रक्रम, फिर ब्रैकेट बंद करोगे, में आदर्श गैस या कार्यकारी पदार्थ में गति धीमी होती है
धीमी होती है, जिसके कारण स्रोत व सिंक सोर्स व सिंक के ताप अचर रहते हैं। सोर्स व सिंक के ताप अचर रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जब ये मेथड धीरे, जो संपीड़न है और जो प्रसार की प्रक्रिया धीमी धीमी गति से होएगी, तो अपन ने पढ़ा था सोर्स व सिंक के ताप क्या ली थी, अनंत ऊष्माधारिता ली थी पहली बात, और उनको क्या कर रहे हैं, T1 केल्विन था वो हमेशा ज़्यादा होता है, T2 केल्विन क्या हमेशा कम होता है। T2 केल्विन सिंक का ताप होता है और ऊष्माधारिता है इनकी अनंत होती है। जब कितनी भी ऊष्मा ले तो सोर्स के टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितनी भी ऊष्मा सिंक को अपन दे तो वहाँ पर उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। तो ताप क्या होता है इस प्रक्रम में, नियत रहता है। दूसरी बात देखो, अपन ने जो लिया स्टैंड लिया था, अपन ने जो सिलेंडर लिया था उसको अपन ने क्या लिखा था वहाँ पर, जब उसका स्कीमेटिक डायग्राम लिया था, ऊपर ये भी डबल था, ये भी डबल था, यहाँ पर क्या था, एक पिस्टन लगा था, ठीक है। ये साइड ये पिस्टन, ये सब क्या लिए थे, कुचालक लिए थे, लेकिन आधार क्या था, हमेशा सुचालक था। तो इनकी गति क्या है, धीरे धीरे होने पर पिस्टन की क्या गति क्या होती है, घर्षण रहित, बिना घर्षण की होती है। और ये लिया था सिर्फ सुचालक, क्योंकि इसको यहाँ पर स्टैंड क्या था, अचालक या कुचालक स्टैंड था। तो इसमें क्या होगा, कहीं भी इसके ताप में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये भी पूरा कुचालक है, ये भी पूरा कुचालक है, सिर्फ इस सिलेंडर को यहाँ पर रखा है हीट के लिए। तो यहाँ से भी क्या होगा, ये भी उत्क्रमणीयता की शर्तों का पालन करता है। तो जो पिस्टन की गति क्या थी, वो थी घर्षण रहित थी। तो आपने लिखा है कि ताप नियत रहता है, और फिर जो सिलेंडर लिया था उसकी सभी दीवारें कुचालक, सिर्फ उसका आधार का जो पृष्ठ है वो सुचालक होता है। सिलेंडर को जब अपन एक कुचालक या अचालक स्टैंड पर रखते हैं तो उसके ताप में जो कार्यकारी पदार्थ है उसके ताप में परिवर्तन नहीं होता है। अतः कार्नो इंजन है वो उत्क्रमणीयता की सभी शर्तों का पालन करता है, जिससे सिद्ध होता है कि कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है। जो चारों प्रोसेस अपन ने पढ़ी थी उत्क्रमणीयता की, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में किया था, वो यहाँ पर अपना प्रूव होता है कि कार्नो इंजन एक उत्क्रमणीय इंजन है। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन में आएगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये फैक्ट्स अपने को लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। देखो जब बड़ा क्वेश्चन आपके आता है तो आपको लिखना है। जब ओनली डेट नंबर वाले क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पर दिया जाता है तो आप डायरेक्ट निकाल के 2 लाइन में तो नहीं लिख सकते। तो आपको ये फैक्ट्स क्या है, क्योंकि फैक्ट्स यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, इस फॉर्मूले से अपन इनको एक्सप्लेन कर पा रहे। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो अपन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये आपको एफिशिएंसी पूछे या पूरा कार्नोट इंजन पूछे तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप पूरे 7 लिखो 8 लिखो, 2-4 मेन है वो आपको हमेशा सीधा ये तो लिखना है। एक तो Q2 बराबर 0 वाला, एक T2 बराबर 0 वाला, एक रो वाला, क्योंकि ये यहाँ पर सीधा सीधा ही अपने को दिख रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स।